नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और शुरुआत यहां पर हल्दी के साथ कर लेते हैं। जो ये विवाद छिड़ा है यहां पर, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ अमर अग्रवाल, फूड्स के प्रोप्राइटर अंकित अग्रवाल है। अंकित नमस्कार। और पिछले कई दिनों में जिस तरह की प्राइस मूवमेंट हमने हल्दी में आते हुए देखी है माफ कीजिए, लोअर सर्किट्स भी लगते हुए यहाँ पर नजर आए। आज भी 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार है। कुछ मंडियां बंद हैं, क्वालिटी को लेकर कंसर्न्स है, एक्सचेंज के साथ बातचीत है। इन सब के चलते जिस तरह के प्राइसेस अब हम देख रहे हैं और जिस तरह की बातचीत जारी है, उस पर लेटेस्ट क्या है? मनीषा जी, आर यू एबल टू हियर मी? हाँ जी अंकित, आई कैन हियर यू। गुड इवनिंग मनीषा जी। पहले लेट मी गिव यू अ ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट व्हाट हैपेंड। जी। मतलब निजाम, जैसे हल्दी के कॉन्ट्रैक्ट में हल्दी लगती है, हर साल लगती है, तो इस बार भी काफी हल्दी लग रही थी। तो बीच में कुछ ट्रेडर्स को ये डाउट आया कि हल्दी आई नहीं रही, तो ये लग कहाँ से रही है। तो हमने NCCL, NCDX को वगैरह ईमेल्स लिखे कि something is happening which is not right. So we would like to have a look at the haldi that is being deposited. क्योंकि बहुत भारी मात्रा में लग रही थी। जी। तो NCCL ने प्रॉब्लम किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, if you have a doubt, we have done, I think they have done this in Coconut before. तो they said आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो please do come visit the warehouse. सारे PAC members को invitation गया कि please do come and check. और उसके लिए ट्रेडर्स की, PAC मेंबर्स की एक टीम गई निजामाबाद लोकेशन पे एंड दे विजिटेड अ फ्यू वेयरहाउसेस। और वहां जाने के बाद मालूम पड़ता है कि जो हल्दी लगी है, that is not according to the standards that are expected, not according to the specifications that is being mentioned by the NCDX. और मैं और थोड़ा पर्टिकुलरली बोलूं तो प्रॉब्लम इसमें क्या थी, निजाम के सेंटर में निजाम का ही माल, that is the basic assumption for the functioning of the contract. अब निजामाबाद से जो 5-5 साल या नीचे ट्रेड होती है, जैसे मराठवाड़ा की हल्दी हो गई, कडप्पा की हल्दी, कुछ ट्रेडर्स ने, आई एम नॉट श्योर कि किसने किया, आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी, बट कुछ ट्रेडर्स ने ऑफ कोर्स वो हल्दी को मिक्सचर करके निजाम की हल्दी बोल के लगा दिया। तो दिस इज, कोई भी बायर अगर डिलीवरी लेने आएगा, जैसे अगर मैं ही डिलीवरी लेने आता हूँ, आई वुड वांट कि जो माल मुझे डिलीवर हो रहा है ऑन द एक्सचेंज, मैं चाहूंगा कि वो NCDX के स्पेसिफिकेशंस और पैरामीटर्स के हिसाब से हो। तो ऑफ कोर्स दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल। वी हैव पुट दिस अक्रॉस टू द एंड द NCCL टीम, दे आर लुकिंग इनटू दिस। मीनवाइल अब कुछ ट्रेडर्स को, फार्मर्स को ये लग रहा है कि ये जो मंदी आई है फ्रॉम 160, 170 लेवल्स, जो नीचे में 12,100, 12,200 देखने को मिल गया था अपने को पिछले हफ्ते में, तो दिस इज inferior turmeric that is being deposited on the exchange. Okay. तो उनका गुस्सा, because something of this sort has never happened before. और अगर इस बार हुआ है तो people are expecting answers from the exchange कि ये क्यों हुआ है and how should we go about this. So this is where we stand as of now. अंकित, ऐसा हमेशा देखने को मिला और कई बार हम काफ़ी सारे ग्राउंड इवेंट्स भी करते हैं, वहाँ पर भी यही सुनने को मिलता है कि जो लगाने को मिलेगा तो हम अपना सस्ता वाला इंफीरियर माल लगाएंगे, ये ट्रेडर्स भी कहते हैं, लेकिन जब लेने की बारी आएगी तो हम वो उस तरह का माल नहीं लेंगे। क्लियरली एक एक्सचेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर होती है टू एंश्योर कि माल एज पर स्पेसिफिकेशन हो, लेकिन आप कहेंगे कहीं ना कहीं ट्रेड में भी कुछ गड़बड़ियाँ हैं ये सब लेकर? मनीषा जी देखो, किसी भी चीज में मैं बोलूंगा कि 100 में से 1 या 2 जन ऐसे रहते हैं who want to create a problem. अब NCD अपना व्यापार खराब तो करेगा नहीं. They have a robust, sustainable and a good contract running as far as turmeric is. अब एक्सचेंज खुश तो ये चाहेगा नहीं कि खराब माल लगे और उनका कॉन्ट्रैक्ट जो इतना अच्छा चल रहा है वो खराब हो जाए. एंड इनफैक्ट मैं तो ये समझता हूँ कि एक्सचेंज ने जो फ्रेमवर्क बना रखे हैं कि माल कैसे आएगा, कैसे चेक होगा, कैसे लगेगा, कैसे एक्सेप्ट होगा, ये काफी रोबस्ट है. ये कॉन्ट्रैक्ट कोई आज या कल का नहीं है, 20 साल से चल रहा है. एंड देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग PAC टीम विथ ट्रेडर्स फ्रॉम एवरी लोकेशन बैकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए इतना अच्छा चल रहा है. तो मैं ये समझता हूँ कि 1 या 2 जन, चाहे किसी भी ट्रेड में ले लो, किसी भी सोसाइटी में ले लो, देयर आर अ फ्यू मिसक्रिएंट्स
जो ऐसा कुछ करते हैं और उसकी वजह से पूरा ट्रेड का नाम, पूरे एक्सचेंज का नाम जो है क्वेश्चन पे आ जाता है। एब्सोल्युटली अंकित, और ये ऐसा ही समय है जब हमने कुछ हल्दी के ट्रेडर्स को ये भी कहते हुए बोला है कि हाँ बंद कर देना चाहिए यहाँ पर एक्सचेंज पे इसका कारोबार एक्सेट्रा। तो हमने देखा है कि जब एग्रीकल्चर की बात आती है इक्वालिटी कंसर्न निकलती है, कुछ लोग इसे पुश करते हैं। और जैसे आपने कहा एक्सचेंज क्यों चाहेगा कि वो अपनी एक अच्छी खासी चलती हुई कमोडिटी के ऊपर ऐसा करे। उन्होंने तो बल्कि लोगों को भी निजामाबाद में बुलाया था कि आके आज आप चेक भी कर लो। तो क्लियरली अनफॉर्चुनेट कि एक्सचेंज की तरफ से एक टाइटर रोबस्ट यहाँ पर सर्वेलेंस होना चाहिए। और जो ट्रेडर्स हैं वो हमने देखा ही है किस तरह से यहाँ पर कारोबार एक्सेट्रा होता है। अब जहाँ पर हम खड़े हैं आज की डेट में कुछ गिरावट है वॉल्यूम्स में, ऑफ कोर्स यहाँ पर अब मंदी है, जो कि एक पैटर्न बनता जा रहा है कि जिस कमोडिटी को आप बहुत ज़्यादा ट्रैक करेंगे या तो बहुत ज़्यादा कार्टलाइज करेंगे या उसमें इंफीरियर माल देखेंगे, वहाँ पर एक चेंज हम आता हुआ देखते ही हैं। यहाँ से आगे अब किस तरह की स्थिति बनती हुई दिखेगी? मनीषा जी, जैसा कि आपने कहा, अब एनसीडीएक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा हो जाती है। दे विल हैव टू क्रेडिबिलिटी वंस अगेन। ये जिन्होंने, आई थिंक एक्सचेंज विल हैव टू, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड जिस लेवल पे इस बार हुआ है। इनफैक्ट रिपोर्ट्स ऐसी है कि 2000 टन हल्दी वहां पे, हल्की तो मैं नहीं बोलूंगा, एडमिक्सचर की गई, दूसरे सेंटरों के माल मिक्स करके लगाई गई। सो दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। तो आई थिंक एक्सचेंज के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड दे विल हैव टू एक्ट अपॉन दिस एंड दे विल हैव टू penalize जिन्होंने भी ये किया है। एक्सचेंज हैज द लिस्ट ऑफ एवरी डिपॉजिटर कि कौन सा लॉट किसने लगाया था, कौन से डब्ल्यूएसपी ने पास किया है, डब्ल्यूएसपी का कौन सा आदमी था वहां पे जिसने सैंपल निकाला, पास किया। ऐसा तो नहीं है कि खराब माल लग रहा है और अच्छे सैंपल भेजे जा रहे हैं तो वो अपने आप हो रहा है। देयर आर पीपल हु आर इन्वॉल्वड इन दिस। तो एक्सचेंज की अभी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी मनीषा जी, दैट दे हैव टू एस्टैब्लिश देयर क्रेडिबिलिटी बैक। एंड मैं समझता हूं कि पीएसी जो कि ट्रेडर कम्युनिटी है और जो फार्मर कम्युनिटी है, एक्सचेंजेस आर कॉर्नरस्टोन ऑफ एनी इकोनॉमी। तो हमको इस डिफिकल्ट टाइम में वी हैव टू स्टैंड विद द एक्सचेंज। बंद कर दो कॉन्ट्रैक्ट, बंद कर दो एक्सचेंज, ये सब मैं इससे सहमति नहीं हूं और न मैं चाहता हूं ऐसा कुछ हो। ऑफ कोर्स गलत हुआ है, मैं समझ रहा हूं that something has happened, we should give time to the exchange, they are looking into this। PAC members के साथ कंटिन्यू कॉन्टैक्ट में हैं, even today we had a call, तो let us give them time। there is a robust framework for compensation also। अगर कोई बायर माल लेता है NCDEX में और उसको हल्का माल आ जाता है तो there is a compensation matrix that the exchange has worked out, जिससे कि they make sure कि बायर के इंटरेस्ट इफेक्ट ना हो। so let us give them time and these are difficult times, we have to stand with the exchange during these times and we'll have to make sure कि एक तो गलत करने वाले पेनलाइज हो, नंबर 1। नंबर 2, आगे ये सब नहीं हो उसके लिए साथ देना पड़ेगा एक्सचेंज का, और हम मिलके कैसे एक फ्रेमवर्क और भी रोबस्ट बना सकते हैं जिससे कि ऐसे इंसिडेंट्स आगे अवॉइड हो जाए। बट कॉन्ट्रैक्ट बंद कर देना, आई गिव यू वन मोर रीजन मनीषा जी, इफ आई गॉट जस्ट अ मिनट। जैसे कॉटन के लिए आइस एक्सचेंज है, CBOT में कॉर्न, मेज वगैरह चलता है, देयर इज WTI क्रूड का कॉन्ट्रैक्ट। सो दीज आर बेंचमार्क इंडिसेस। आज अगर मैं बोलूं हल्दी, धनिया, जीरा, वर्ल्ड वाइड जो हमारे बायर्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं उन लोग के लिए एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है NCDEX का कॉन्ट्रैक्ट। मैं इंडिया लेवल में नहीं बोल रहा हूं, मैं वर्ल्ड लेवल में। तो ऑफ कोर्स NCDEX विल आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट इसकी वजह से उनकी रिस्पांसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो बंद करना इज नॉट द सॉल्यूशन। एब्सोल्युटली अंकित, मैं एक चीज यहां पर जरूर कहना चाहूंगी कि आपने बहुत ही बैलेंस तरीके से दोनों ही चीजें यहां पर समक्ष रखी हैं कि एक्सचेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रांग है और अब यहां पर और भी ज्यादा हो जाती है जिस तरह की सिचुएशन सामने आई है। ट्रेडर्स, फार्मर्स, FPOs जो लोग यहां पर कारोबार करते हैं उनको ऑफ कोर्स यहां पर ध्यान रखना है, और जैसे आपने कहा एक पेनलाइजिंग यहां पर जरूर होना चाहिए ताकि एक क्लियर इंडिकेशन, एक मैसेज यहां पर बाहर जाए। एंड वेल एब्सोल्युटली तीसरी बात जो आपने कही वो बहुत स्ट्रांग है। बाकी देशों में एग्रीकल्चर कमोडिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स ठीक ठाक चलते हैं, वहां पर भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन इंडियन मार्केट्स में जिस तरह से हम इसके ऊपर रिएक्ट करना शुरू करते हैं हम 2 कदम पीछे जाते हैं। हम अगर एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज को यहां पर सपोर्ट नहीं करते हैं तो क्लियरली आपने काफी बैलेंस तरीके से ये बोला कि गलत है, जो हुआ वो सही भी नहीं है। एक्सचेंज को बहुत स्ट्रांगली अब इसके ऊपर काम करना होगा, लेकिन साथ में सभी को इसके साथ भी काम करना होगा इन केस हम इसको चाहते हैं। अदरवाइज जिस तरह की मार्केट पहले भी थी 20-30 साल पहले, वहां उसके ऊपर जाना यहां पर थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। अंकित एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही बैलेंस्ड व्यू के लिए भी। वहां पर हमारे साथ अब सुनील बलदेवा जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी नमस्कार। और मैंने आपको चने के लिए बुलाया था, लेकिन क्योंकि आप भी मसालों को यहां पर काफी स्ट्रांगली देखते हैं, आप एक्सचेंज के साथ, ट्रेड के साथ कई डेकेड से जुड़े हुए हैं, आपका क्या व्यू है इसके ऊपर?
सुनील जी, आप म्यूट पर हैं। मनीषा जी, जैसा आपने बताया, मैं इसकी प्रोडक्ट कमेटी का चेयरमैन भी हूं। तो मैंने हमेशा ये कहा है, मैं जब भी सेबी के साथ मीटिंग हुई है या जब भी हुई है, जब भी समस्या आया, मैंने हमेशा यही कहा है कि आपने दूध की रखवाली का काम दिल्ली को सौंप दिया है। जो WSP है वही आपकी यदि क्वालिटी चेक करेंगे, वही आपका माल डिपॉजिट करेंगे, तो मुझे लगता है ये समस्या आती रहेगी। नंबर एक बात। नंबर दो बात, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि NCDX ने अपना जो विश्वास है वो हर जगह नहीं बना पाई, हर सेक्टर में नहीं बना पाई। जैसे मिलर्स है, जैसे डिपॉजिटर है, या फिर डिलीवरी लेने वाला है, या फिर किसान है, हर जगह नहीं बना पाई है। इसके पीछे कई समस्याएं भी रही है। हालांकि समस्याओं के अलावा उनको ऐसा मैकेनिज्म बनाना होगा जो हर चीज को बारीकी से देखे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि डिलीवरी लगे, वो व्यापारी कभी भी खराब क्वालिटी ना मिले, इसके लिए इंश्योरेंस रहे, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा एक्सचेंज का काम भी चलेगा, और जो हेजर है वो भी बेझिझक माल लगा भी सकेगा और उठा भी सकेगा। एब्सोल्युटली सुनील जी, जो होता है यहाँ पर ऑफ कोर्स, जैसे आपने कहा, जो ट्रस्ट है, क्रेडिबिलिटी है, वो हमने कई कमोडिटीज में यहाँ पर खोते हुए देखी है। स्ट्रॉन्ग काम करने की जरूरत है, और अगर आप जैसे लोग, अंकित भी हैं, आप भी हैं, आप इन सब कॉल्स पे हैं, आप ये बातचीत कर रहे हैं, आप कमिटीज पर हैं, तो क्लियरली आशा यही है कि यहाँ पर हम इसे और भी बेहतर होता हुआ देखेंगे। अब बात यहाँ पर चने की, एंड त्योहारों का सीजन सामने है, और आप हमेशा हमें कहते हैं कि एक बार सर्दियों का सीजन खत्म हुआ नहीं कि दालों का सीजन शुरू हो जाता है, मांग आ जाएगी, फेस्टिवल्स हैं, बेसन, चना, इन सब की मांग अब आगे आके तेज बनेगी। पहले तो ओवरऑल एक सेंस ग्लोबल पल्सेस को लेकर अब क्या बनती हुई नजर आ रही है? ओरिजिन्स पे अच्छा माल है, अच्छी फसल है, इंडियन मार्केट्स कैसे दिखेंगे? जहां तक अभी फसल आने वाली है, दो कमोडिटी, उसकी बात सबसे पहले करता हूं, क्योंकि आपने सारे पल्सेज के लिए बात करी है। तो जो कि तुअर, मूंग और उड़द, दो फसलें आने वाली है, लेकिन साउथ में काफी ज्यादा बारिश हो रही है, ये एक जरूर चिंता का विषय है। लेकिन जहां तक बात है बिजाई की, बिजाई सब जगह अच्छी हो रखी है। 90 से 95% तक की बिजाई है, जो मुझे लगता है कि मूंग के भाव देखते हुए बहुत ठीक है। और जहां उड़द की बात करें, तो उड़द में काफी इस बार हमें इंपोर्ट करना पड़ा था, क्योंकि उड़द का स्टॉक जो है वो हिंदुस्तान में नहीं था, और हमें आशा थी कि आगे आने वाली फसल जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन फिर मैं बोलूंगा, जो ये बारिश हो रही है, जो बाढ़ की स्थिति महाराष्ट्र कर्नाटका में दिखाई दे रही है, ये चिंता का विषय है। यदि बारिश बहुत जल्दी नहीं रुकती है और बांध के गेट यूं ही खुलते हैं, तो काफी एरिया में मुझे लगता है काफी नुकसान क्वालिटी का हो जाएगा। क्वांटिटी का नुकसान अब होने की उम्मीद नहीं है। ये उड़द और मूंग की बात है। तुअर की मैं बात करूंगा, तुअर अफ्रीका देशों से अब आने लग गई है, और अफ्रीका देशों में चूंकि हिंदुस्तान में काफी स्टॉक भी है और काफी भाव भी नीचे हैं, तो जो अफ्रीका देशों ने पिछली बार 1000 से $1200 में हमें बेचना चाहता, आज वो $550 में हमें बेचने को तैयार बैठे हैं। इसीलिए मैं बार बार ये कहता भी रहा हूँ और सरकार को भी लिखता रहा हूँ। मैंने आज भी लेटर लिखे हैं, पीयूष गोयल जी को भी लिखा है, अमित शाह जी को भी लिखा है, और कंज्यूमर अफेयर को लिखा है, और एग्रीकल्चर को लिखा है, कि हमें अपनी ताकत को समझना होगा। हम केवल ड्यूटी को जीरो करके बाहर का फायदा, बाहर के देशों के दाल सस्ते में नहीं मंगा सकेंगे। हमें ड्यूटी लगा के भी हम वहां के भाव जो हैं वो हम नियंत्रण में रख सकते हैं, बाहर के भाव, और हम देश में माल मंगा सकते हैं। हमने तुअर में ये देखा, जब हमें आज जरूरत नहीं है, तुअर के भाव वहां पे $550 हैं। हम चने का देख रहे हैं, पिछली बार हमने चने का इंपोर्ट जो है $750 में किया, आज वो $570 में ऑस्ट्रेलिया बेचने को तैयार है, $630 में तंजानिया बेचने को तैयार है। तो हमें इन चीजों को समझना होगा, और हमारे व्यापारी तथा किसान और कंज्यूमर तीनों को कैसे फायदा हो सकता है, इसके बारे में हमें मिल बैठ के समझ के हमें नीति बनानी होगी। हम केवल ये सोच के नीति नहीं बना सकते कि हम जीरो ड्यूटी कर देंगे। वेल क्लियरली, जैसे आपने कहा कि जिस तरह के इंपोर्ट हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं, उसका काफ़ी कंसर्न है यहाँ। और जिस तरह से आपने कहा कि लेटर्स भी यहाँ पर लिखी गई हैं कि इंपोर्ट्स को यहाँ पर फ्री में नहीं आने दिया जाए, कैसे देखते हैं फिर आप आगे जाते हुए प्राइसेस यहाँ से? ओके, सुनील जी से अभी एज ऑफ नाउ हमारा लिंक स्थापित नहीं है, उनसे वापस आने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे साथ किशोर शाह जी भी हैं, ओनर मीट ट्रेडर्स के। किशोर जी, आपसे जीरा के बारे में बात करनी थी। जिस तरह की मूवमेंट हल्दी में है, जीरा में थोड़ी सी स्टेबिलिटी है, यहाँ से आप प्राइसेस कैसे देखते हैं? वैसे पहले मैं आपको हल्दी के बात बता, क्योंकि हल्दी का ट्रेड भी मेरा है, तो हल्दी के बारे में थोड़ा मैं बता दूं। हाँ,
मैंने अभी कल ही हल्दी ली है, 100 टन एक्सचेंज से हल्दी उठाई मैंने। तो जिस तरह से वो हल्ला हुआ है, इतना कोई हल्ला नहीं है हल्दी के अंदर कि भाई इतना माल हल्का, ऐसा नहीं है। जरूर रीजन का फर्क है, क्योंकि निजामाबाद और महाराष्ट्र की बॉर्डर नजदीक में लगती है, 30-35 किलोमीटर का एरिया है, उसके हिसाब से उसका माल मिक्स हो गया है, ये बात पक्की है। तो इसके लिए एक्सचेंज को और डब्ल्यूएसपी को थोड़ा देख के काम करना पड़ेगा आगे जाके, जब जाके इन लोगों को मतलब व्यापारी में ट्रस्ट आएगा। अदरवाइज ये आगे जाके दिक्कतें बढ़ने वाली है। थोड़ा ध्यान से काम करें तो काम अच्छा होने वाला है, और एक्सचेंज बंद करेंगे तो कोई किसी को फायदा नहीं है। देखो एक्सचेंज चालू तो किसानों को भी फायदा है, ट्रेडरों को भी फायदा है, मिलो सबको फायदा होने वाला है। अब करते हैं जीरे की बात। जीरे के अंदर जिस तरह से अभी देखो 3 महीने मंदी के चले गए, 15 मई से लगा के आज 15 अगस्त तक गिने तो अपन कम से कम मंदी का ही दौर रहा है, और बाजार 240-45 से लगा के नीचे 185 तक मार्केट आ गया था। अब यहाँ से बाजार थोड़ा ठीक हुआ, क्योंकि अभी आने वाला जो समय है अनिशा जी, वो डिमांड का पीरियड है। ये समझ लो आपके सितंबर से लगा के अप टू दिसंबर तक डिमांड रहेगी, और कहीं कहीं इस बार जीरे की थोड़ी बिजाई घटने की आशंका है। इसके हिसाब से बाजार थोड़ा उछाल है, और आने वाले समय में भी ऐसा लग रहा है कि बाजार थोड़ा और बढ़ सकता है निशा जी। आगे जाकर डिमांड कैसी देखते हैं फेस्टिवल्स के लिहाज से, और एक्सपोर्ट कैसा है, स्पेशली द फैक्ट कि चाइना बहुत ज़्यादा माल नहीं खरीद रहा, क्या उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ देखते हैं आप? हाँ जी, चाइना इस बार क्या, चाइना का जो क्रॉप है वो लास्ट ईयर से मतलब इस पर अच्छी क्रॉप थी उसके हिसाब से, लेकिन वहां भी आज जो हमको रेट मिले तो कम से कम वहां भी $2600 आसपास के भाव है, जो नीचे में $2300 के आसपास भाव मिल रहे थे। तो वहां भी कोई इतना भाव सस्ते नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि वहाँ अपने इंडिया से जो माल एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ ड्यूटी लगती है 18%, इसके हिसाब से वो अभी नहीं मंगा रहे। खुद स्टॉकेज वहाँ का माल स्टॉक किए हुए, तो वहाँ की डिमांड थोड़ी स्लो है, लेकिन बाकी सेंटरों की डिमांड आएगी और इंडिया की भी डिमांड आएगी। बाजार थोड़ा सुधर सकता है, इन भाव से ज्यादा मंदी का नहीं लग रहा है हमें। ऑलराइट, किशोर शाह जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो जीरे में जहां तक बात है मंदी नहीं लगती है, एक्सपोर्ट मार्केट्स में चाइना ना आए, लेकिन बाकी मार्केट से यहां पर सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो गिरा के या फिर बेच के फिलहाल यहां पर काम नहीं करना है। वेल, इसी के साथ नमस्कार, स्वागत है आपका। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। एंड अमित, आप कैसे देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सोने और चांदी के प्राइसेस को? कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर जरूर है, क्या खरीदने की राय है? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल मुनाफा वसूली सोने और चांदी दोनों में हो चुकी है। अब मेरे को लगता है प्राइजेस यहाँ से वापस फिर से अपसाइड के लिए रेडी हैं। थोड़ा सा लेवल्स का खासतौर से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मूवमेंट जो है काफी बड़ा है आजकल। कल भी हमने काफी गिरावट सोने में देखी, और लगभग 5-7 दिनों से जो है दोनों सोने चांदी में गिरावट देखने को मिल रही है। 98,500 का लेवल अगर प्राइजेस वापस फिर से टेस्ट करता है तो वहां पर ट्रेडर्स को खरीदारी करके चलना चाहिए। 98,100 रुपए का स्टॉप लॉस है। ऊपर में मेरे को लग रहा है 99,700 रुपए तक के टारगेट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में इसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे चांदी की अगर हम बात करें तो सिल्वर सितंबर वायदा 1,10,000 के आसपास फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में वापस फिर से 1,13,000 से लेके 1,13,500 के भाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे 1,09,000 रुपए का इसका जो प्रीवियस बॉटम था उसका स्टॉप लॉस ट्रेडर्स को मेंटेन करके चलना चाहिए। मेरे को लग रहा है 1 से 2 दिनों में वापस फिर से कीमतों में एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। जी मनीषा जी। साथ ही साथ यहाँ पर अगर मेटल्स को देखें तो नवनीत, यहाँ पर लगातार गिरावट है। कच्चे तेल में हल्की सी तेजी जरूर देखने को मिली है, लेकिन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त ये अभी भी 9 से 10% ऑन द लोअर साइड है। मेटल्स एंड क्रूड कैसे देखेंगे? मेटल्स का जगह इस बार कच्चे तेल में मेल्टडाउन आया है, और काफी हद तक हमने देखा है कि नॉन स्टॉप रेजिलिएंट सेलिंग आया है, और करीब करीब 9% 10% के आसपास का सेलिंग आया है। लार्जली एक तो इन्वेंट्री बढ़ती हुई नजर आ रही है, साथ साथ में ऐसा हो रहा है कि जहां पर ट्रूस की बात चल रही है प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में, प्राइम मिनिस्टर पुतिन के बीच में, तो वो एक काइंड ऑफ संकेत है जहां पर रशियन क्रूड मार्केट में आ सकता है इजी अवेलेबिलिटी के साथ, जिसकी वजह से प्राइसेस में एक इंक्रीमेंटल फॉल देखने मिल रहा है। मेरे हिसाब से 5,400 का एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट है, या $61 का WTI पे बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट है, जिसको मार्केट ने टच करके रिबाउंड किया है। तो मैं यहाँ पे बाय की रणनीति बनाता हूँ। 5380 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, आपको 5550 और 5600 तक के लेवल रिबाउंड में देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ बात कर रहे हैं बेस मेटल की, जहाँ पे एक नॉन स्टॉप सेलिंग देखने मिल रही है। एक तो फैक्टर रहा है कि चाइनीज आंकड़े बहुत स्ट्रांग नहीं आए हैं, और साथ ही साथ इन्वेंट्री भी वापस बढ़ते हुए नजर आई है शांघाई रैली में भी, जिसकी वजह से पूरे कच्चे तेल मेटल कॉम्प्लेक्स में एक सेलिंग देखने मिल रही है। बट एक मेटल जो थोड़ा रिबाउंड के मोड में लग रहा है वो जिंक है, जहां पर करीब करीब 8 से 7 रुपए के डिस्काउंट पे MCX वायदा चल रहा है कंपेयर टू LME प्राइसेस। मुझे लग रहा है यहाँ पे अगले 3-4 दिनों में जहां पर एक्सपायरी की तरफ हम बढ़ेंगे, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जिंक में 3 से 4 रुपए की बढ़त आपको
डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट में देखने मिल जाए बिकॉज ऑफ द पैरिटी मिसमैच। एंड जिंक पे यहाँ पे बाई की स्ट्रेटेजी रहेगी, 263 के आसपास बाय करिए, 260 स्टॉप लॉस रहेगा एंड 270 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। फेयर पॉइंट दैट। वेल दैट इज कुछ खरीदारी यहाँ पर जिंक में देखने को मिल सकती है। बाकी कमोडिटीज में अभी भी कुछ थोड़ा सा मुनाफा वसूली वाला दौर। बहुत शुक्रिया नवनीत, अमित, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज शेयर भी करने के लिए। वेल इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।